नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो जनरल स्टडी 1 के अंदर हिस्ट्री का सेक्शन है और उसमें हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है। तो उसमें पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए रेफरेंस मैंने क्या लिया है, सेम बुक जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के लिया है, ओल्ड एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, वॉल्यूम 1 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 है फॉर मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है? व्हाट आर द कंडीशन विच पुश्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? Why England was epicenter? Epicenter means main point जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओरिजिनेट होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फीचर क्या है, उसका स्प्रेड कैसे हुआ? पहले इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ, बाद में जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएस, रशिया, वहां पे स्प्रेड हुआ। जापान वाज द फर्स्ट एशियन कंट्री जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड होता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि पहले मैनुअल वर्क हम करते थे, उससे हम चीजों को मैन्युफैक्चर करते थे, बाद में हम इंडस्ट्री लेके आए। एग्जांपल से आप अभी हैंडलूम को यूज कर रहे हो और वहां पे आप क्लोथ को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बाद आप मशीन को यूज करोगे, से पावरलूम को यूज करोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वहां पे आप क्लोथ प्रोड्यूस करोगे। तो जब से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री के अंदर मास प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया, डेट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहा जाता है ये मशीन एज है। उससे पहले हम मैनुअल लेबर विच मींस ह्यूमन बीइंग का लेबर प्लस एनिमल के लेबर को यूज करते थे, लेकिन इसके बाद हम मशीन यूज करने लगे। एग्जांपल जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर मुझे ट्रैवल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मैं हॉर्स कार्ट में, बुलक कार्ट में ट्रैवल करूंगा। उसके बाद साइकिल में हम ट्रैवल करने लगे, साइकिल विच इज मशीन। ट्रेन में ट्रैवल करने लगे विच इज मशीन। मशीन का डेफिनेशन है मल्टीपल कंपोनेंट जब एक साथ आ जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज नोन एज मशीन। थ्री इडियट मूवी के अंदर जो आमिर खान ने कहा था, वहां से मैंने ये डेफिनेशन डिराइव किया है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज आल्सो नोन एज मशीन एज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो ओनर थे, कंपनी के ओनर थे, वो कैपिटलिस्ट थे। उनके पास सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, उनके पास मशीन था, उनके पास पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए। वर्कर्स आते थे, वहां पे काम करते थे, फिर उनको सैलरी मिलता था, और जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते थे, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो भी ओनर के पास होता था। एग्जाम्पल, एक टेक्सटाइल कंपनी है, से मैं टेक्सटाइल कंपनी का ओनर हूँ, मेरे पास वो पूरा टेक्सटाइल कंपनी की जितनी भी मशीनरी होगी वो मेरी होगी, वो पूरा स्पेस मेरा होगा, वो लैंड मेरा होगा, रॉ मटेरियल मैं लेके आऊंगा, मैं वर्कर्स को दूंगा रॉ मटेरियल और उनको कहूंगा कि आप इसमें से जीन्स बनाओ। वर्कर इसमें से जीन्स में कन्वर्ट करेगा तो वो जीन्स भी मेरा है। मैं वर्कर को क्या करूंगा, सिर्फ पेमेंट करूंगा वेजेस में। तो यहाँ पे दो ग्रुप सोसाइटी में इमर्ज हुआ, एक जिसके पास पैसा था, रिसोर्सेज था, और दूसरा जो पैसे के लिए काम कर रहा था, वर्कर्स। आप वर्कर का कह सकते हो, इनको लेबरर कह सकते हो, इनको पीसेंट कह सकते हो अगर वो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसे अभी मैं हाथ से वर्क कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल अभी मुझे नोट्स बनाना है, तो मैं नोट्स नोटबुक में लिख रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ। उसके बाद एक नोट्स बनाऊंगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे करके उसकी 10 कॉपी को मैं मैनुअली लिख के बनाऊंगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें एरर होने की भी चांसेस है, बट मैंने एक नोट्स को लिख लिया और बाकी के 10 कॉपी मैंने क्रिएट कैसे किए, जेरोक्स करके क्रिएट किया। तो जेरोक्स भी मशीन है, तो उस केस में वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर हम मशीन को यूज करने लगे, सो दैट वर्क एफिशिएंट होने लगेगा, सो दैट मिस्टेक कम होगा, कम से कम वेस्टेजेस होगा, और कम कॉस्ट में प्रोड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से ज्यादा बिजनेसमैन को प्रॉफिटेबल होगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बेसिक पर्पस ये था कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करना है एट लोअर कॉस्ट, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन को प्रॉफिट होना चाहिए। 17th सेंचुरी में
17th 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक हम कैसे पहुंचे? बाय सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। जब स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुआ था तो वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 1784 में। जैसे ट्रेन के आगे इंजन है, इंजन के अंदर हम कोल को बर्न करते हैं और उसके थ्रू वाटर से वाटर वेपर कन्वर्ट होता है और वो वाटर वेपर ट्रेन को रन करता है। सेम थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे भी वाटर वेपर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। बिफोर स्टीम इंजन हम कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से टाइप का एनर्जी यूज करते थे? तो उसमें हम मैनुअल एनर्जी यूज करते थे, उसके अंदर एनिमल की एनर्जी को यूज करते थे, लाइक बुलक कार्ट को यूज करते थे, हॉर्स कार्ट को यूज करते थे। तो स्टीम इंजन का इन्वेंशन ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मार्क करता है। उसके बाद 1870 में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन होता है और ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आता है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी है और जिसके थ्रू हम बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं इन वेरी मिनिमम टाइम। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1870 विथ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है 1969 में, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन होता है। से आप मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे हो और आप एक्सेल शीट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो एक्सेल शीट में ज्यादा वो एफिशिएंट होगा। तो कंप्यूटर का जब इन्वेंशन हुआ तो वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। से गूगल का ड्राइवरलेस कार है, तो उसके अंदर ड्राइवर की जरूरत नहीं है और कार चल रहा है, वो खुद ट्रैफिक को सेंस करेगा और जजमेंट लेगा। या फिर आप अपने घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइस को देखते हैं, से आप स्मार्ट टीवी को ही देखो। स्मार्ट टीवी के अंदर आपने माइक ऑन किया और आपको कोई सॉन्ग सुनना है, आपने उसमें जस्ट बोल के उसको बता दिया, वो स्पीकर रिकॉग्नाइज करेगा और वो सॉन्ग प्ले करेगा आपके लिए। ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसको कहते हैं मशीन लर्निंग कहते हैं। तो अभी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं, जहाँ पे मशीन को हम यूज करते हैं अपने बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कभी भी कंफ्यूजन हो तो विच मीन्स मशीन एज है। जब मशीन को हमने यूज करना चालू किया तो डेट इज मार्क ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ क्या क्या कंडीशन था जिसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने पुश किया, या ऐसा कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या था? तो एक ये था कि टाउन एंड सिटी इमर्ज होने लगा। टाउन एंड सिटी इमर्ज होने लगा जिसकी वजह से डिमांड ऑफ गुड इंक्रीज हो गया। जितना ज्यादा डिमांड ऑफ गुड्स होगा उतना ज्यादा हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। से अर्बन एरिया में लोगों का परचेसिंग पावर इंक्रीज होने लगा। से लोग पहले जब रूरल एरिया में रहते थे तो वो बॉन्डेड लेबरर्स की तरह काम करते थे। अब जब अर्बन एरिया में आ गए हैं तो वो कंपनीज में काम करते हैं, उनको रेगुलर सैलरी मिलता है, तो उनका परचेसिंग पावर इंक्रीज हुआ। अब उनको लग्जरी गुड चाहिए, उनको क्लोथ चाहिए, उनको ज्यादा फूड आइटम चाहिए। तो जब लोगों का इनकम इंक्रीज हुआ, लोगों का परचेसिंग पावर इंक्रीज हुआ, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिमांड करने लगे। और जब लोग ज्यादा चीजों को डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेकंड, पहले बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग होता था कि मैंने किसी को 10 kg राइस दे दिया, उसने मुझे 1 मीटर क्लोथ दे दिया। लेकिन उसके बाद लिक्विड मनी का फ्लो होने लगा। और मनी का प्रॉपर्टी ये होता है कि द मोर मनी यू हैव, द मोर यू विल स्पेंड। सपोज आपके पॉकेट में 1000 रुपीज है, आप उसको स्पेंड करोगे। आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, आप स्पेंड नहीं करोगे। आपके घर में कितना भी एसेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। रीजन, एसेट उतना लिक्विड नहीं होता। जैसे आपका फ्लैट है, वो उतना लिक्विड नहीं है कंपेयर टू आपके पॉकेट में जो मनी है। दूसरा, अर्बन एरिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। से एक मेरे फ्रेंड के साथ मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट वीक। वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री ने अपने एम्प्लॉय के सैलरी को कट किया है। बट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उसको गवर्नमेंट ने कट नहीं किया है, 1 रुपया भी उनका कट नहीं किया है। जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के सैलरी को कट किया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया भी कट नहीं किया है। इनफैक्ट उनको तो ज्यादा सैलरी मिला है, 1000 रुपीज पर मंथ।
फॉर परचेस ऑफ सैनिटाइजर, फॉर परचेस ऑफ मास्क एंड ऑल अदर थिंग्स। तो वो मुझे बोल रहा था कि ये पूरे लॉकडाउन में परेशान ये था कि द मनी कीप ऑन गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन माय अकाउंट, और उसको मैं कैसे यूज करूँ वही मुझे नहीं पता था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैव मनी बट आप उसको यूज नहीं कर पाते हो, और वो इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो घर में लॉक था, वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे, सपोज आप मॉल में जा रहे हो, आपको एक शर्ट अच्छी लग गई, या कहीं पे एक बाइक अच्छी लग गई, या कहीं पे आप रेस्टोरेंट में खाने चले गए, तो अर्बन एरिया एक मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है, आप पैसे को स्पेंड कर पाए। जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो अहमदाबाद के पास एक सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने वहाँ पे 3-4 मंथ मैंने काम किया था एज़ ए इंजीनियर इन गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो वो एरिया जो है उतना डेवलप नहीं है जितना अहमदाबाद डेवलप है। तो देयर आल्सो आई वाज़ फेसिंग डिफिकल्टी बिकॉज़ जो कुछ भी चीज़ मुझे परचेज़ करना होता था मुझे वो मिलता नहीं था। तो दैट वाज़ क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो कभी-कभी मैं वीकेंड्स पे अहमदाबाद में आता था फॉर परचेज़िंग द थिंग्स। तो अर्बन एरिया एक मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, जहाँ पे सारा गुड्स एक जगह पे होता है, वेयर यू कैन स्पेंड मनी। सो राइज़ ऑफ टाउन एंड सिटी, उसने डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज़ किया बिकॉज़ लोगों का इनकम इंक्रीज़ हुआ, मनी लिक्विड मनी का फ्लो इंक्रीज़ हुआ, एंड अर्बन एरिया मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे लोग आते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं। कैपिटलिज्म इंक्रीज हुआ, तो कैपिटलिज्म मीन्स प्राइवेट बिजनेस। जो बिजनेसमैन है, जो मर्चेंट है, वो कंपनी को ओन करेंगे, इंडस्ट्री को ओन करेंगे, और वहां से वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। थर्ड, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बाय मर्चेंट। मर्चेंट ईस्ट एशिया में गए, मर्चेंट अफ्रीकन कंट्रीज में गए, लैटिन अमेरिकन कंट्री में गए, और वहां से बहुत सारा वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट किया, प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया। अब उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो चलो हम अपनी कंपनी बनाते हैं, इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। कोलोनाइजेशन हुआ, कोलोनाइजेशन की वजह से कॉलोनियल कंट्रीज के पास रॉ मटेरियल आने लगा। अब इस रॉ मटेरियल को इनको प्रोसेस भी तो करना है, जैसे इनके पास अगर कॉटन है तो कॉटन को प्रोसेस करके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनको क्लोथ बनाना है। आयरन है तो उसमें से स्टील में कन्वर्ट करना है। तो कोलोनाइजेशन की वजह से रॉ मटेरियल का एक्सेस हुआ, कोलोनाइजेशन की वजह से लेबर का एक्सेस हुआ, कि लेबर हमें फ्री में मिलने लगा तो इंडस्ट्री में हम काम करा सकते हैं ऐसे स्लेव की तरह। और कोलोनाइजेशन की वजह से मार्केट का एक्सपोजर इनको मिला, तो इसको अगर हम यहाँ पे परचेज करते हैं तो मार्केट में सेल भी कर पाएंगे। तो कॉलोनियल कंट्रीज के पास ज्यादा से ज्यादा मार्केट का एक्सेस आया। अब मार्केट में तो डिमांड है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैनुअली तो हम चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ओके चलो अब हम कंपनी बना के उसमें मास प्रोडक्शन करते हैं। रेनिसेंस की वजह से साइंटिफिक थिंकिंग आया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जैसा मैंने बताया था कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन वो मार्क करता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डेवलपमेंट होता है। इंग्लैंड के अंदर ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्यों इंग्लैंड एपिसेंटर था? रीजन ये था, इंग्लैंड के पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पैसा बहुत था। वर्ल्ड में जो बैंकिंग सिस्टम अगर पहले कहीं पे डेवलप होता है ऐसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंग्लैंड में डेवलप होता है। तो उनके पास पैसा था, कैपिटल था, ड्यू टू वेल डेवलप बैंकिंग नेटवर्क, और मनी को उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जिसने मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इंग्लैंड के पास रॉ मटेरियल का अवेलेबल था, आइदर इंग्लैंड से और उनके कॉलोनी से। तो कोल का अवेलेबिलिटी था जिसको एनर्जी के लिए यूज करते थे, आयरन को यूज करते थे स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या वाटर को यूज करते थे स्टीम कन्वर्ट करने के लिए। इनके पास लेबर अवेलेबल था कॉलोनी से जिसको ये स्लेव बना के कम पैसे में काम करवाते थे। मर्चेंट का सोशल पॉलिटिकल यानी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा था, तो जिसके वजह से उन्होंने भी पुश किया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इनफैक्ट एक थियरी ऐसा भी कहता है कि इंग्लैंड के अंदर मर्चेंट का इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि वो किंग के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते थे, और उन्होंने किंग को प्रेशराइज किया, उन्होंने रिसर्च को फंड किया, और जिसकी वजह से बहुत सारी मशीन इंग्लैंड में डेवलप हुई, और वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बाद में फ्यूल करता है। इंग्लैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क वेल डेवलप था। जैसे किसी चीज को मुझे इंग्लैंड से इंडिया में सेंड करना है, तो उनका शिपिंग नेटवर्क वेल डेवलप था। अगर इंटरनली उनको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंग्लैंड टू अदर पार्ट, तो रिवर ट्रांसपोर्टेशन उनका वेल डेवलप था। तो दे वर यूजिंग रिवर फॉर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग
फॉर एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन। नेचुरल हार्बर यहाँ पे डेवलप है, हार्बर जहाँ पे शिप को डॉक करते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे रेलवे को रन करने के लिए रेलवे स्टेशन चाहिए, वैसे ही इम्पोर्टेंट अगर शिपिंग इंडस्ट्री को हमें बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें नेचुरल हार्बर चाहिए, जहाँ पे आप शिप को पार्क कर सकते हैं। शिप फिर वहाँ पे लोड करोगे आप गुड्स को और फिर वो वाटर में एंटर होगा। इंग्लैंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल था, इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, जबकि जर्मनी, इटली, इनफैक्ट फ्रांस, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था। किसी भी जगह पे बिजनेस इंडस्ट्री कब फ्लरिश करेगा? जब वहां पे पीस होगा। क्यों जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई? तो आप इसके पीछे कहोगे कि वो माउंटेनस रीजन है, बट बिहार पे क्यों डेवलप नहीं हो पाया? तो लॉ एंड ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, जो दूसरे कंट्री के पास ये लिबर्टी नहीं था। ना दूसरे यूरोपियन कंट्री वो क्या डिसएडवांटेज से सफर कर रहे थे? तो एक डिसएडवांटेज था, उनके पास ना तो कैपिटल था, उनके पास ना तो नेचुरल रिसोर्सेज था। तो कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल, तो ये तो उनके पास नहीं था। उनके पास एक अनफेवरेबल पॉलिटिकल सिस्टम था जो बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करता था। तो अगर आप बिजनेसमैन को सपोर्ट ही नहीं करोगे तो वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कैसे करेगा? यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन था। बट इंग्लैंड में एग्रीकल्चर से ट्रांजिशन होके इंडस्ट्री की तरफ मूव कर गए। इटली और जर्मनी ये दोनों यूनाइटेड नहीं थे। लेट 18 सेंचुरी में ये जाके यूनाइट होते हैं और फिर इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और इनके अंदर बहुत सारा इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन भी था, ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इटली जो था वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स भी था, यहाँ पे चर्च का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। इनफैक्ट 19th सेंचुरी जब तक एंड होता है तब तक चर्च का वहां पे डोमिनेंस होता है। 20th सेंचुरी में काफी हद तक चर्च का डोमिनेंस वहां पे कम हुआ। तो चर्च का ज्यादा डोमिनेंस होगा तो वो साइंटिफिक थॉट को इमर्ज नहीं होने देगा। तो ये इटली और जर्मनी का प्रॉब्लम था। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फीचर क्या था? तो फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में, यूरोप में और इंग्लैंड की जो दूसरी कॉलोनीज है वहां पे कॉटन ग्रो होता है। कॉटन एक कैश क्रॉप था और कॉटन को प्रोसेस करके हम उसमें से क्लोथ बनाते हैं। देन स्टीम इंजन डेवलप हुआ जिसने एनर्जी प्रोवाइड किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसने एनर्जी प्रोवाइड किया इंडस्ट्री को रन करने के लिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुए जहाँ पे गुड्स को, पीपल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इजी हो गया। रेलवे, रोड, स्टीम बोट, कम्युनिकेशन लाइक टेलीग्राफ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ जहाँ पे फार्म के अंदर हम मशीनरी को यूज करने लगे हैं, लाइक ट्रैक्टर को यूज करने लगे हैं, आयरन प्लाव को यूज करने लगे हैं। इंटेंसिव मैन्योरिंग होने लगा। मैन्योरिंग मीन्स फर्टिलाइजर को ऐड करना। तो मैं अगर फर्टिलाइजर नहीं ऐड करता हूँ तो उसे 1 एकड़ के फार्म में 100 kg राइस हो रहा है, फर्टिलाइजर को ऐड कर रहा हूँ तो से 500 kg हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। क्रॉप रोटेशन हम करने लगे जिससे एक लैंड का फर्टिलिटी इंक्रीज हुआ, लैंड का कंसोलिडेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फार्म्स थे इंग्लैंड में पहले, तो ये सारे छोटे छोटे फार्म को हमने कंबाइन करके एक लार्ज फार्म बना दिया। अब यहाँ पे साइंटिफिक वे में, कमर्शियल वे में हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है और उसके बाद यूरोप के दूसरे कंट्री में ये स्प्रेड होता है। बाय 1850 फ्रांस में स्प्रेड होता है और वहां पे आयरन इंडस्ट्री डेवलप होता है। आफ्टर 1870 जब जर्मनी यूनिफाई हो जाता है, जर्मनी के दोनों पार्ट, ईस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी, ये दोनों यूनिफाई हो जाते हैं। तो उसके बाद जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। जर्मनी के अंदर एक यूनिक फीचर है कि जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट स्टार्ट हुआ इंग्लैंड से। इनफैक्ट इंग्लैंड से 150 साल बाद स्टार्ट हुआ, बट जर्मनी के अंदर ये काफी फास्ट हुआ। अभी भी वर्ल्ड में अगर आप कुछ कंट्री को कहो जो टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, तो वन इज जर्मनी, अनदर इज साउथ कोरिया। ये सब टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इनोवेशन होते हैं।
और जर्मनी बाद में इंग्लैंड का राइवल बन जाता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। रशिया में लेट स्टार्ट हुआ 1917 जब रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है। रशिया का प्रॉब्लम ये था कि उसके पास मिनरल रिसोर्सेज तो था, बट उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास फ्री लेबर नहीं था, क्योंकि रशिया का कोई कॉलोनीज ही नहीं था मेजर। तो अगर मेजर कॉलोनी नहीं है तो लेबर उसके पास नहीं आएगा। लेकिन 1917 के बाद रशिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगे और फिर रशिया के पास पैसा आया और रशिया ने फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया। यूनाइटेड स्टेट में 1860 के बाद स्टार्ट होता है। वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री डेवलप होता है। बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी जापान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। जापान पहला एशियन कंट्री था। हाँ, जब मैं टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बोल रहा था तो जापान का नाम मैं भूल गया था। तो यू कैन से जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, ये तीनों टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस की तरह हैं। तो जापान के अंदर स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, मेटल गुड्स, केमिकल इंडस्ट्री, ये सारा डेवलप होता है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट होता है इंग्लैंड से और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कंट्री में स्प्रेड होता है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूएस एंड जापान। जिसमें जर्मनी में, फ्रांस में, यूनाइटेड स्टेट में, जापान में काफी इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बट रशिया में उतना इंटेंसिव नहीं हो पाता। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? तो एक कंसिक्वेंसेस ये हुआ कि ट्रेड के लिए बिजनेसमैन, मर्चेंट, ट्रेडर्स compete करने लगे और जिसके वजह से ज्यादा एरिया को वो कैप्चर करने लगे। आप अगर इंडिया का भी हिस्ट्री देखो तो ब्रिटिशर इंडिया में आए थे बिजनेस करने के लिए। उनकी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में धीरे धीरे इंडिया को वो रूल करने लगे और 200 साल तक रूल करके वो गए थे। तो ट्रेड की वजह से डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कंपटीशन होने लगा, फ्रांस के बीच में, पोर्चुगल के बीच में, स्पेन के बीच में, इंग्लैंड के बीच में, और वो लोग अपने कॉलोनीज को बनाने लगे। और इसने इंपीरियलिज्म को राइज किया। इंपीरियलिज्म मतलब होता है मैं किसी कंट्री को कैप्चर कर लूंगा, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करूंगा at the cost of country interest. You can say it as imperialism और you can say it as colonialism, दोनों एक ही है। विलेज से टाउन में माइग्रेशन होने लगा लोगों का, क्योंकि टाउन में, अर्बन एरिया में अपॉर्चुनिटी था। जैसे आज भी हम देखते हैं कि लोग विलेज एरिया से, रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरिया में जाते हैं। आर्टिस्ट और फार्मर थे जो पहले इंडिपेंडेंट वर्क करते थे। आर्टिस्ट का, फार्मर्स का, इनका भी बहुत इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री है। आर्टिस्ट पहले वर्क करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए। उसके बाद आर्टिस्ट सिटी में आए, वो इंडिपेंडेंट हो गए और काम करने लगे। और उसके बाद वही आर्टिस्ट कंपनी में वर्कर की तरह वर्क करने लगा। अगर मैं इसको एग्जांपल देके बताऊं तो एक टेलर है, अभी वो किसी जमींदार के अंदर काम कर रहा है। उसके बाद वो जमींदार से हमने उसको फ्री किया। अब वो अर्बन एरिया में आके उसने अपना टेलरिंग शॉप डाला और वहां पे वर्क कर रहा है। उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो अब वो एक टेक्सटाइल कंपनी में ऐसे टेलर की तरह वर्क कर रहा है। तो पहले वो बॉन्डेड लेबरर की तरह काम करता था जमींदार के अंदर, अब वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो वो भी कह सकते हो कि वन सॉर्ट ऑफ बॉन्डेड लेबरर है, नॉट दैट एक्सटेंसिव बट फिर भी माइल्ड वे में है। सब लोग अगर अर्बन एरिया में आने लगेंगे तो अर्बन एरिया में कंजेशन इंक्रीज हुआ, स्लम का डेवलपमेंट हुआ, जो सब स्टैंडर्ड लिविंग स्ट्रक्चर है वहां पे। पॉलिटिकली वहां पे स्टेट सारे एक्टिविटी को रेगुलेट करने लगा, क्योंकि स्टेट धीरे धीरे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा। 18th सेंचुरी में आपने देखा होगा कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्री इवॉल्व होने लगे। लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ, क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा आया तो वो लग्जरी गुड को परचेज करने लगे। सोसाइटी में इनइक्वालिटी आया। एक तरफ कंपनी के ओनर्स थे जिनके पास रिसोर्सेज था, जिसको कैपिटलिस्ट आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ वर्कर्स थे जो पुअर कंडीशन में रहते थे। फैमिली का ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि इससे एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं तो 2 लोग अब अर्बन एरिया में माइग्रेट करके चले गए वहां पे वर्क करने के लिए। तो फैमिली बॉन्ड भी धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। सिटी के अंदर मोरालिटी डिग्रेड होने लगा। आप अगर आज के टाइम पे भी इंडिया में क्राइम रेट को कंपेयर करो कि रूरल एरिया में कितना क्राइम होता है, अर्बन एरिया में कितना क्राइम होता है, अर्बन एरिया में ज्यादा क्राइम होता होगा कंपेयर टू रूरल एरिया। रीजन, अर्बन एरिया में लोगों के एस्पिरेशन बहुत हाई होते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज कम होता है।
तो ऐसे रिजल्ट अर्बन एरिया में लोग क्रिमिनल टेंडेंसी की तरफ मूव करते हैं। अर्बन एरिया में लोग एनॉनमस होते हैं कि कोई भी उनको पहचानता नहीं है, बट वही गांव में जो है वो सारे लोग उनको पहचानते हैं। तो जब अर्बनाइजेशन होता है यूरोपियन कंट्रीज का, तो वहां पे सोसाइटी में मोरालिटी डिग्रेड होता है। गांव में बूढ़े लोग रह जाते हैं, कोई उनको देखता नहीं है, कोई उनको गाइड करने के लिए नहीं है, कोई उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, जिसके वजह से जो एल्डर लोग थे वो आइसोलेशन में रहने लगते हैं। लोगों का एस्पिरेशन इंक्रीज होता है, और कभी कभी एस्पिरेशन ही आपसे गलत काम कराता है। लोगों के पास टाइम का शॉर्टेज होने लगा, वो फैमिली को कम टाइम देने लगे, फैमिली के साथ जो बॉन्ड था वो ब्रेक होता है, कम्युनिटी से दूर रहने लगे। जैसे आप अभी सपोज अहमदाबाद में रह रहे हो और आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हो, तो आप अपने फ्रेंड से अलग हो गए, अपने रिलेटिव से अलग हो गए, फैमिली से अलग हो गए। तो ये भी आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और एक आइसोलेशन लेके आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी ये दोनों इंटीग्रेटेड हो गया, म्यूचुअली डिपेंडेंट हो गया। जैसे अभी के पर्सपेक्टिव में आप इंडिया को देखो, अर्बन एरिया में कोई वर्क कर रहा है, से मैं अर्बन एरिया में वर्क कर रहा हूँ और मेरी फैमिली रूरल एरिया में रह रही है, तो मैं यहाँ से जो भी पैसे अर्न करूंगा कुछ सेव करके मैं गाँव में भेजूंगा, और वहां पे उनका इकोनॉमी चलेगा। मेरी अगर जॉब चली जाती है तो रूरल एरिया में जो मेरी फैमिली है उनके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट थे एंड दे वर कॉम्प्लीमेंट्री। पुअर वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स स्लम में रहते थे, वर्कर्स का जो वर्किंग कंडीशन था वो भी पुअर था। उनको ज्यादा आवर्स के उनके शिफ्ट होते थे, कंपनी के अंदर उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलता था, फूड नहीं मिलता था, वो स्लम्स के अंदर रहते थे जो सब स्टैंडर्ड सेटलमेंट था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, से प्राइवेट बिजनेसमैन है ये इंडस्ट्री को ओन कर रहे हैं, जिससे वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, वर्कर्स को नुकसान हो रहा है। तो वर्कर्स के राइट के लिए एक नया मूवमेंट यूरोप में स्टार्ट होता है, वो सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म ये कहता है कि जो इंडस्ट्री का ओनरशिप अभी तक जो कैपिटलिस्ट के पास था, प्राइवेट प्लेयर के पास था, वो मूव करके गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। तो ये है consequences of industrial revolution. So this is all about इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।